हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता आज आपके सामने अपना यूट्यूब लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन एंड पोटेंशियल में रिलेशन। देन हमने पढ़ा था कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद ही हम गॉस थ्योरम पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है उसको ऐसे समझिए कि किसी भी एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि एक सरफेस एरिया से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगे, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर तब ज्यादा होती है जब उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे मतलब किसी पॉइंट पर ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया ले लिया, यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा किसी एक एरिया से, किसी सरफेस एरिया से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पर। तो मैंने ये वाला पूरा सरफेस एरिया ले लिया। इस सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी तो वहां पर जो एक यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पर उतनी ज्यादा वो होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि किसी एक एरिया में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी एरिया अपॉन सरफेस एरिया के इक्वल हो सकता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ट्रू मिला हमें। और यहां से हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर मल्टीप्लाई, या उस सरफेस एरिया पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय द सरफेस एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है इसको हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी डी फाई। हमने यहाँ पर फाई बेटा याद रखना, फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई। अब ये जो डी फाई है ये मैंने एक छोटे से सरफेस के लिए लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटे से सरफेस जिसका एरिया क्या है, ds है। ds क्या है, उसका एरिया। तो मैं मल्टीप्लाई बाय ds ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या ये सिर्फ क्या ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, नहीं। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया ऐसे है एंड फील्ड लाइंस ऐसे है, मतलब फील्ड ऐसे है और सरफेस एरिया का जो नॉर्मल है ना वो भी इस तरफ है। मतलब ये सरफेस एरिया का नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और ई में यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, ई एंड परपेंडिकुलर में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जब नॉर्मल और ई एक ही डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से क्रॉस कर रही होंगी। ये चीज बहुत क्लियरली यहाँ से दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस एरिया को, इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। देखिए इसको हम कैसे टिल्ट करेंगे, इसको मैं फील्ड लाइंस तो ऐसे ही है, लेकिन मैंने यहां से ना सरफेस एरिया थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरफ आएगा। सरफेस एरिया से जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकल रहा है वो इस तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इस तरफ होगा, ठीक है। इन दोनों में सच दैट एंगल कितना बनेगा, थीटा।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस तरफ ज्यादा होंगी, नॉर्मल के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ ज्यादा होंगी, मतलब ये जो एंगल है ना इस तरफ जो फील्ड लाइंस जा रही है वो ज्यादा होंगी, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ई के देखिए दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक ई का कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और एक होगा ई साइन थीटा। साइन थीटा वाला तो कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा क्योंकि वो तो सरफेस के अंदर ही मिल गया है, और ई कॉस थीटा वाले जो फील्ड लाइंस होंगी वो ज्यादा उसमें से क्रॉस करेंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर ई में से सिर्फ और सिर्फ ई कॉस थीटा हमारे पास काम का है, तो जो यानी ये ई कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, ई कॉस थीटा पर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई ds cos थीटा, ठीक है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट n ds, ऐसा भी लिख सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, E ds cos थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा d phi E। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसी एक्सप्रेशन को ऊपर लिख रही हूं, यहां से जो d phi e है इज इक्वल्स टू कितना आया था, e डॉट n ds था, ठीक है। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो था ना छोटे छोटे स्मॉल सर्फेसेस के लिए था, कितना था, स्मॉल सर्फेसेस के लिए। अगर मैं सारे सर्फेसेस के लिए फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, phi e इज इक्वल्स टू समेशन e डॉट n ds, ये लिखूंगी, है ना। और इसके बाद अगर ये जो ds बहुत ही ज्यादा स्मॉल सर्फेसेस है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन भी लगा सकती हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें गॉसेस थ्योरम पढ़ना है। गॉसेस थ्योरम क्या होता है, गॉसेस थ्योरम कहते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, वो किसके इक्वल होगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q जो होगा वो सरफेस, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, एक लेट्स सपोज स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज, टोटल चार्ज Q है, तो Q यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा, Q टोटल इनसाइड मतलब सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होगा क्या, इसके अराउंड जितनी भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। चलिए एक बार स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब एक इंटीग्रेशन का साइन, जो मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, सरफेस को इंटीग्रेट करना है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब E प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल किसके अक्रॉस करना है, सरफेस के अक्रॉस, तो इंटीग्रेशन ds के अक्रॉस होगी, है ना। दैट इज क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम द टोटल चार्ज Q कंटेन्ड इन इट। Q जो टोटल चार्ज होगा उसके अंदर उसके इक्वल होगा, ठीक है। phi e is equals to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equals to Q by epsilon naught। चलिए इसका एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ में मैं यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लेती हूँ Q, ठीक है, इसके अराउंड में एक सरफेस ले लेती हूँ S, इसके पास में एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेती हूँ ds, एंड Q की वजह से जो ds की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ, और जो ds का यूनिट वेक्टर होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अलाउंड होगा, ठीक है। तो मैं इसकी LHS सॉल्व करती हूँ, LHS ले लेते हैं इसका, LHS क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। देखिए E और ds सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो यानी यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या लिखना है, E ds, वेक्टर्स भी हट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेट्स सपोज क्या है, R है, इनटू ds, ठीक है। देखिए ये सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट रहेंगी, Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। अब इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका रह जाएगा, ds का। अब आपको पता है ds, ये जो स्फीयर है कॉन्टिन्यूस सरफेस है, अगर मैं सारे ds को इंटीग्रेट करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहां से हम क्या कह सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक r था, सॉरी यहाँ पर भी एक आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, आंसर क्या हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट RHS। आई होप आपको गॉसेस लॉ समझ में आ गया होगा एंड उसका जो प्रूफ हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वो भी आपको क्लियर होगा।